चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है। धुआं है यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। लद्दाख में राग विराग, इस प्रकार जो लाइनें थीं इस रचना में दी गई थीं, जो कि कृष्णनाथ की रचना थी। यहाँ पर जो पाठ है आपका स्पीति में बारिश, जो कि कृष्णनाथ इसके लेखक हैं। क्लास 11th आरओ नामक पाठ्य पुस्तक से आपका टॉपिक है स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश। तो इस पाठ में क्या है हम पढ़ेंगे, जानेंगे अच्छी प्रकार से। और सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। कृष्णनाथ राय जी का जन्म 1934 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाचल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन किया। उन्हें लोहिया सम्मान से भी सम्मानित किया गया था कृष्णनाथ राय जी को, कृष्णनाथ को। और उनकी जो मृत्यु थी 2016 ईस्वी में हो चुकी थी। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे थे। अर्थशास्त्र के काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर भी रहे थे। कौन? कृष्णनाथ राय। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े और भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जय कृष्ण मूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो वे कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हुए। और एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते। अर्थात एक अजब कह सकते हैं ढंग से अध्ययन करते किसी भी चीज़ को जब देखते हुए। पर वे उसका अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। कह सकते हैं कि अगर जब देखने ही लगते तो वहाँ के बारे में पूरी जानकारी वे ले लेते हैं। कौन? कृष्णनाथ। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुई विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं।
पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ राय के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हो पाई। तो स्पीति में बारिश से एक यात्रा वृत्तांत नामक पाठ है, यहाँ पर जानेंगे हम सबसे पहले इसके विभिन्न शब्दार्थों को, जो कि आपको पाठ पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। चलते हैं शब्दार्थों पर। सबसे पहला शब्दार्थ जो है अलंघ्य हमीस होता है, जिसे लांघा या पार ना किया जा सके। जिसको लांघा या पार ना किया जा सके उसे कहते हैं अलंघ्य। स्वायत्त मीन्स होता है स्वतंत्र। अतर्क मीन्स होता है तर्क न करने योग्य। तर्क मीन्स तर्क करने योग्य। अमीन्स रहित या बिना, तर्क न करने योग्य। वहीं आर्तनाद मीन्स होता है दर्द भरी ऊंची आवाज़, स्वर में दुख का ज्ञान या सहायता की पुकार। आर्तनाद क्या होता है? दर्द भरी ऊंची आवाज़ होती है या स्वर में दुख का ज्ञापन या सहायता की हेतु पुकार होती है जो, तो उसको कहते हैं आर्तनाद। वहीं पीर पंजाल मीन्स क्या होता है? एक पर्वत श्रृंखला। महात्म्य मीन्स महिमा गौरव। कुव्वत मीन्स फारसी जिसको कुव्वत कहते हैं, तो उसमें से होता है बल या शक्ति। षड ऋतुएं में से होती है 6 ऋतुएं, जो कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। तो सारमीस होता है हिम या बर्फ। और दुंग छैन मीस होता है एक तरह का वाद्य यंत्र, महाशंख जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। दुंग छैन एक तरह का वाद्य यंत्र। तो अब चलते हैं हम पाठ पे, जानेंगे विभिन्न प्रकार के शब्दार्थों से हम पाठ को समझने की कोशिश करेंगे और इस पाठ में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्पीति में बारिश जो पाठ है, इसमें यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत में किसी यात्रा के बारे में वर्णन है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। स्पीति एक जगह का नाम है जो कि हिमाचल के मध्य में स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, अर्थात अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम मीन्स कठिन क्षेत्र, स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। चलते हैं, जानते हैं विस्तार से, डिटेल से पाठ को। स्पीति में बारिश अर्थात हिमाचल का जो स्पीति प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, स्पीति प्रदेश, उसके लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है कि इनमें बहुत योग नहीं है, अर्थात लाहौल और स्पीति में ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल जिसको लागा ना जा सके, इस प्रकार का भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं राजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, उसकी आज्ञा का पालन कर तो नहीं रहा है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता था।
वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव होता है। अर्थात ऐसा शीत ऋतु में 170 मील आना जाना तो संभव हो ही नहीं पाता। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्य का अनाम अंग रही है, और ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुसर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, अर्थात सहेज रखी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। अर्थात इसको बिगाड़ता भी भूगोल है और इसकी रक्षा भी भूगोल करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, हरकारा जानते हैं, कोई पशु चराने वाला आता था और उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। और कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो चुप चलेंगे गोनपा में मैंने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौली हदस कर, आंख बंद कर, चागमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने, जोरावर होता है कोई पहलवान, तो स्पीति को वहाँ के बिहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या जो है लाहौल से भी कम हुआ करती थी। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही, अर्थात वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या रहती है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है और इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला, जो कि लाहौल और स्पीति को अगर मिला देते हैं तो यह 12,015 वर्ग किलोमीटर बैठता है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया। इम्पीरियल गजेटियर अर्थात ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग 2 मील से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, अर्थात जैसे का तैसे मिला था। अंग्रेज़ों का यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नौनो द्वारा चलाया जाता था। नौनो जो होता था एक स्थानीय शासक कहलाता था। कौन? नौनो। तो ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नौनो कार्य करता था, अर्थात जो वहाँ का स्थानीय शासक होता था वह कुल्लू के जो असिस्टेंट कमिश्नर होता था उसके समर्थन से वह ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी राज में उस समय कार्य किया करता था। और इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। दूसरे दर्जे का, मतलब सेकंड ग्रेड का कह सकते हैं, एक मजिस्ट्रेट जो होता है उसके बराबर होता। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा ही नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते थे, अर्थात उसकी जो रानी होती थी उसको दमयंती मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। स्पीति रेगुलेशन जब पास हुआ 1873 ईस्वी में,
तो लाहौल और जो स्पीति थे, हिमाचल के जो क्षेत्र थे, उन्हें विशेष प्रकार के दर्जे मिले, कह सकते हैं विशेष दर्जा में से अधिकार। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए, अर्थात स्थानीय शासन को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मामलों या मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है, जो कि कुल्लू तहसील होती थी कांगड़ा जिले में, वहाँ भी मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उनका उत्तरी छोर का जिला हो गया और यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति में 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, जो कि स्पीति जो है। और यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ मिलते हैं और इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई महज 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर, उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। जो कि जो पहाड़ हैं, ये पूर्व में देखें तो तिब्बत के पहाड़, पश्चिम में देखें तो लाहौल के पहाड़, वहीं दक्षिण में किन्नौर के और उत्तर में लद्दाख के पहाड़ नज़र आते हैं। और उसके बीच बसा हुआ है स्पीति, अर्थात चारों तरफ कह सकते हैं पहाड़ी पहाड़। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग, अर्थात इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुरानी रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। जो स्पीति जो है वह बहती हुई कहाँ, सतलज में आके मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, कह सकते हैं कि लेखक जो कहते हैं कृष्णदास जी, क्यों उन्हें स्पीति नदी से प्यार है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, कि सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, इसमें भी शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप भी देख रहे हैं कि प्रति वर्ग में मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि गरम कुछ रख सकें, वृत्ति नहीं है, लाइट आदि भी नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि की ममत्व के कारण रहते हैं, तो या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण हैं कि मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, अर्थात जिसका तर्क भी नहीं किया जा सकता, वो तर्क के परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं और इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है, अर्थात गंभीर
कह सकते हैं एक दुख भरा शोर। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, दुख है। और इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। शिवालिक या पीर पंजाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, जिसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं और इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। और बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। और इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियां जो कि ऊंचाई जिनकी 21,000 फीट से भी अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने की श्रेणी कहलाती है। दक्षिण में जो श्रेणी है किसकी श्रेणी? माने की श्रेणी कहलाती है। दक्षिण में जो है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, है ना, उत्तर दक्षिण। तो पूर्व में जो है जो चोटी वह माने की चोटी है, जो कि 21,000 फीट से भी ऊंची है, जो कि माने की श्रेणी कहलाती है। और इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है? ओम मणि पद्मे हूँ, इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्मा है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं है तो करने जैसा है तो है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने यहाँ इन जो पहाड़ी हैं, माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है और यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, जिसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 17,000 फीट से अधिक है और कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है और इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है, जिसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। अर्थात बहुत कह सकते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ वहाँ पे हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ और न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी इनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें और उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से अर्थात बल से, यौवन से ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, युवक युवतियाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वैसे युवक अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। कह सकते हैं कि यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता था। जो मंत्र आया, वहीं बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था कहते हैं,
और इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। लाहौल की तरह अर्थात देख सकते हैं तो स्पीति जो है ये विशाल पहाड़ों के बीच बने घने हैं। तो लाहौल की तरह स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने साढ़े ऋतुओं का बखान किया है, यह अभ्यास दोष के कारण है। अर्थात 6 ऋतु नहीं होती, केवल 2 ही ऋतु स्पीति में पाई जाती हैं, लाहौल और स्पीति में। यहाँ जून से सितंबर तक की एक ही अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। औसत से कुछ अंदाज़ा नहीं लगता और बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुँह हाथ जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती हैं। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है। यहाँ यह वर्षा वर्णन इस प्रकार से शुरू होता है कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा। यह पावस यह वर्षा ऋतु यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती हुई कलपती हैं और मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने से बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधन पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है और क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। उसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी के वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। अर्थात वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं। उसके कारण वर्षा यहाँ एक घटना है, यह सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा हो। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप के लौ तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो
तेज हवा का झोंका मुँह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला बढ़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हैं, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी और महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति में घाटी की वर्षा हो रही थी और कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। इस प्रकार से वहाँ पर कह सकते हैं कि स्पीति में जब भी कोई आता है तो कहता है बारिश होती है तो हमारी यात्रा शुभ है। तो इस प्रकार की यात्रा वृत्तांत का वर्णन क्या है, कृष्णदास जी ने अपनी इस यात्रा वृत्तांत जो कि स्पीति की यात्रा के माध्यम से, जो कि हिमालय की पहाड़ियों का बसा एक वीरान कह सकते हैं, जंगलात वाले पहाड़ों के बीच में जो बसा हुआ लाहौल स्पीति एक क्षेत्र है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में पाठ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।